श्री गणेशाय नमः। कुंडली मिलान के 10वें वीडियो एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली मिलान के 9वें वीडियो में हमने कुंडली मिलान में प्रकुट दोष के बारे में डिटेल में देखा और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, वह भी हमने डिटेल में देखा। आज हम नाड़ी दोष पर बात करेंगे, जिसका अवखड़ा चक्र में 8 गुण होते हैं। विवाह के लिए कुंडली और गुण मिलान करते समय नाड़ी दोष को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विवाह में वर वधू के गुण मिलान में नाड़ी को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। 36 गुणों में से नाड़ी के लिए सर्वाधिक 8 गुण निर्धारित है। ज्योतिष की दृष्टि में 3 नाड़ियां होती है, आद्य, मध्य और अंत्य। इन नाड़ियों का संबंध मानव की शरीर धातुओं के भी है। वर वधू की समान नाड़ी होने पर दोषपूर्ण माना जाता है तथा संतान पक्ष के लिए यह दोष हानिकारक हो सकता है। मानव शरीर में वात, पित्त व कफ प्रकृतियों का एक निश्चित मात्रा में संतुलन रहता है। इन तीनों का प्रतिनिधित्व 3 नाड़ियां करती हैं। प्रथम अथवा आद्य नाड़ी वात प्रधान होती है, द्वितीय अथवा मध्य नाड़ी अग्नि प्रधान, पित्त प्रधान होती है तथा तृतीय अथवा अंत्य नाड़ी कफ प्रधान होती है। आयुर्वेद का एक श्लोक इस संबंध में इस प्रकार है: आदौ वातौ च वहति, मध्ये पित्ते तथैव च, अन्त्ये च कहति श्लेष्मा नाड़िका त्रयलक्षणम। आद्य नाड़ी वात प्रधान, मध्य नाड़ी अग्नि प्रधान तथा अंत्य नाड़ी कफ प्रधान होती है। आद्य नाड़ी वाला व्यक्ति चंचल होता है, मध्य नाड़ी वाला व्यक्ति उष्ण होता है, थोड़ा गर्म स्वभाव वाले, तथा अंत्य नाड़ी वाला व्यक्ति शीतल होता है। वातिक नाड़ी वाले व्यक्ति को वातवर्धक, पैतिक नाड़ी वाले को पित्तवर्धक तथा कफ नाड़ी वाले को कफवर्धक वस्तुओं का अधिक सेवन हानि कर सकता है। शरीर में इन 3 नाड़ियों का समन्वय के बिगड़ने से व्यक्ति रोगी हो सकता है। इस आधार पर समान नाड़ी युक्त वर कन्या का विवाह हानिकारक माना जाता है। वर वधू दोनों एक ही प्रकृति, वातिक, पैतिक या कफ के हो तो उनमें आकर्षण के बजाय विकर्षण होगा और जीवन संचालन, संतानोत्पत्ति आदि में व्यवधान हो सकता है। समान नाड़ी होने पर पारस्परिक विकर्षण तथा असमान नाड़ी होने पर पारस्परिक आकर्षण होता है। इसीलिए वर वधू की समान नाड़ी होने पर नाड़ी दोष माना जाता है। नाड़ी के तीनों स्वरूपों आदि, मध्य और अंत्य नाड़ी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करती है। यही नाड़ी मानव शरीर की संरचना की जीवन गति को आगे बढ़ाने का काम करती है, भी आधार है। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी, जिसे ईडा, पिंगला और सुषुम्ना के नाम से भी जानते हैं। काल पुरुष की कुंडली की संरचना 12 राशियों, 27 नक्षत्रों तथा योगों, करणों आदि के द्वारा निर्मित इस शरीर में नाड़ी का स्थान सहस्त्रा चक्र से मार्ग पर होता है। ईडा, पिंगला और सुषुम्ना हमारे मन, मस्तिष्क और सोच का प्रतिनिधित्व करती है। यही सोच और वंश वृद्धि का द्योतक नाड़ी हमारे दाम्पत्य जीवन का आधार स्तंभ है। अतः
नाड़ी दोष को आप गंभीरता से देखें। पुत्री का विवाह करना हो या पुत्र का विवाह की सोचते हैं, कुंडली मिलान की सोचते हैं, जिसमें सब कुछ ठीक रहे और विवाह हो उपरांत सुखमय गृहस्थ जीवन व्यतीत हो। कुंडली मिलान के समय 8 कूट मिलाए जाते हैं। इन 8 कूटों के लगभग 36 गुण होते हैं। इनमें से एक कूट नाड़ी होता है जिसके सर्वाधिक अंक 8 होते हैं। लगभग 23% इसी कूट के हिस्से में जाते हैं, इसीलिए नाड़ी दोष प्रमुख है। यह विज्ञान के लिए भी पहले बना हुआ है कि नाड़ी दोष वालों का ब्लड ग्रुप प्रायः एक ही होता है और ब्लड ग्रुप एक होने से रोगों के निदान, चिकित्सा, उपचार आदि में समस्या आती है। ऐसी लोक चर्चा है कि वर कन्या की नाड़ी एक हो तो पारिवारिक जीवन में अनेक बाधाएं आती है और संबंधों के टूटने की आशंका या भय मन में व्याप्त रहता है। कहते हैं कि यह दोष हो तो संतान प्राप्ति में विलंब या कष्ट होता है। पति पत्नी में परस्पर ईर्ष्या रहती है और दोनों में परस्पर वैचारिक मतभेद रहता है। 90% लोगों का एक नाड़ी होने पर ब्लड ग्रुप समान और RH फैक्टर अलग होता है, यानी एक का पॉजिटिव तो दूसरे का ऋण होता है। हो सकता है इसीलिए भी संतान प्राप्ति में विलंब या कष्ट होता हो। चिकित्सा विज्ञान की आधुनिक शोधों में भी समान ब्लड ग्रुप वाले युवक युवतियों के संबंध को स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त पाया गया है। चिकित्सकों को मानना है कि यदि लड़के का RH फैक्टर RH पॉजिटिव हो और लड़की का RH फैक्टर नेगेटिव हो तो विवाह उपरांत पैदा होने वाले बच्चों में अनेक विकृतियां सामने आती है, जिसके चलते वे मंदबुद्धि व अपंग तक पैदा हो सकते हैं। वहीं रिवर्स केस में इस प्रकार की समस्याएं नहीं आती। इसलिए युवा अपना रक्त परीक्षण अवश्य कराएं ताकि पता लग सके कि वर कन्या का रक्त समूह क्या है। वर वधू की नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए। संतान प्राप्ति में या तो संतान होता है तो उसको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और उसमें भी अगर जातक को पंचम भाव में राहु हो तो अवश्य संतान प्राप्ति में विलंब या तो कोई मुश्किल आती है, क्योंकि राहु गत जन्म का कारक है। पूर्व जन्म में जो कुछ भी अच्छे या बुरे कार्य किए हैं उसके हिसाब से इस जन्म में संतान प्राप्ति में के लिए भुगतना पड़ता है। इसके उपरांत पंचम भाव में अगर हर्षल जो तोड़फोड़ का ग्रह है वह संतान की बाबत में कुछ तोड़फोड़ जरूर करवाता है। अगर मंगल हो तो एबॉर्शन, सिजेरियन ऑपरेशन देता है। शनि हो तो विलंब करवाता है। केतु अचानक गर्भपात भी करवाता है। शुभ ग्रह सरलता से संतान प्राप्ति करवाते हैं। इस तरह वर वधू की नाड़ी एक होती है तो संतान प्राप्ति में विलंब, मुश्किलों और अड़चनों की संभावना रहती है। दंपति में सुमेल नहीं रहता है, दरिद्रता भी आती है और इसमें मध्य नाड़ी का दोष सबसे ज्यादा होता है। भारतीय ज्योतिष में नाड़ी का निर्धारण जन्म नक्षत्र से होता है। 9 नक्षत्रों की एक नाड़ी होती है जो इस प्रकार है: आद्य नाड़ी, अश्विनी, आद्रा, पुनर्वसु, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद। मध्य नाड़ी भरणी, मृगशीर्ष, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और उत्तरा भाद्रपद। और अंत्य नाड़ी कृतिका, रोहिणी, आश्लेषा, मघा,
स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण तथा रेवती। आद्य, मध्य तथा अंत्य नाड़ियों के अनुसार सभी नक्षत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अश्विनी से 3 नक्षत्र सव्य क्रम में, मतलब ऊपर के क्रम में, आद्य, मध्य और अंत्य नाड़ी, और बाद में 3 नक्षत्र अपसव्य क्रम में, जैसे कि अंत्य, मध्य और आद्य क्रम में नाड़ियां होती है। इस क्रम में अश्विनी को आद्य नाड़ी और रेवती की अंत्य नाड़ी होती है। बीच में अंत्य नाड़ी के बाद अंत्य तथा आद्य नाड़ी के बाद आद्य नाड़ी आती है। इस प्रकार 3 नाड़ियों को सव्य और अपसव्य क्रम में अनवरत रहता है। इस वितरण में 9 नक्षत्र की एक प्रकार की नाड़ी होती है। इसको समझने के लिए सबसे पहले अश्विनी मतलब आद्य नाड़ी, उसके बाद भरणी तो मध्य नाड़ी, उसके बाद कृत्तिका तो अंत्य नाड़ी का ग्रुप हुआ। अभी इसके बाद में जो रोहिणी नक्षत्र आएगा उसकी भी अंत्य नाड़ी रहेगी। बाद में मृगशीर्ष नक्षत्र आएगा, उसका मध्य नाड़ी रहेगा। उसके बाद में आर्द्रा नक्षत्र आएगा तो उसकी आद्य नाड़ी रहेगी। उल्टे क्रम में चलेगा। बाद में पुनर्वसु नक्षत्र आएगा, वह भी आद्य नाड़ी रहेगी और वैसे ही आगे बढ़ते जाएगा। अगर हम नक्षत्र क्रम अनुसार नाड़ी व्यवस्था को देखते हैं तो आद्य नाड़ी नक्षत्र के क्रमांक 1, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24, 25 मतलब 9 नक्षत्र। बाद में मध्य नाड़ी के नक्षत्र के क्रमांक 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 एवं 26 9 नक्षत्र, और लास्ट में अंत्य नाड़ी के नक्षत्र के क्रमांक 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22 एवं 27, इसमें भी 9 नक्षत्र। इसमें देखेंगे तो मध्य नाड़ी में दूसरे नक्षत्र से लेकर 3 नक्षत्र ऐड करते जाओ, वह सभी नक्षत्र मध्य नाड़ी में आएंगे। जैसे कि दूसरा नक्षत्र भरणी है तो उसमें 3 ऐड करते हैं तो मृगशीर्ष आएगा, उसमें 3 ऐड करते हैं तो पुष्य आएगा। बाकी की दोनों नाड़ियों में आद्य नाड़ी के लिए एक अश्विनी नक्षत्र पहले, उसमें 5 ऐड करो तो छठा नक्षत्र आएगा आद्रा, उसमें 1 ऐड करो तो पुनर्वसु, बाद में 5, बाद में 1, ऐसे ऐड करते जाओ। वर कन्या की नाड़ी एक ही हो तो उस विवाह वर्जनीय है, भले ही उसमें सारे गुण हो, क्योंकि ऐसा करने से पति पत्नी के स्वास्थ्य और जीवन के लिए संकट की आशंका उत्पन्न हो जाती है। यदि एक नक्षत्र के एक ही चरण में वर कन्या का जन्म हुआ हो तो नाड़ी दोष का परिहार संभव नहीं है, और यदि परिहार है भी तो जनमानस के लिए असंभव है। ऐसा देवर्षि नारद ने भी कहा है। आज हम यहाँ तक देखते हैं। नाड़ी दोष का परिहार कैसे होता है वह हम अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे। अगर आप किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना है, कंसल्ट करना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 8866622122। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।